नमस्कार, मैं राजीव भट्ट, सहयोगी बबलू अनुज के साथ। आज हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, बाल अधिकार अधिनियम, शिक्षा का बाल अधिकार अधिनियम। इसके तहत राजस्थान के लगभग 35,000 प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए अब स्टूडेंट 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने कल यानी कि 1 तारीख को प्रस्तावित राइट टू एजुकेशन की लॉटरी को निरस्त कर आवेदन की प्रक्रिया को 10 दिन और बढ़ा दिया है। ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स कौन से, जो गरीब बच्चे पेरेंट्स हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए 10 मई तक आवेदन कर सकेंगे ऑनलाइन। ये अभी कल अमेंडमेंट्स किया है। समस्याएं कुछ लगातार चल रही हैं जब से ये एक्ट लागू किया गया था। 2009 में ये एक्ट लागू किया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। एक्ट के बाद कुछ दिन ये सही चला, सब कुछ सामान्य था, प्राइवेट स्कूल वालों को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं बिगड़ती गईं और इसमें कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिला। हमारे साथ इस समय तमाम जो चर्चा होगी, इस चर्चा पे भाग लेने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं, यहाँ हमारे जो गेस्ट हैं, एक हरमान सिंह जी कुंतल साहब जो अध्यक्ष हैं स्वराज के, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वराज के। तो ये एक प्राइवेट जो स्कूल एसोसिएशन है उसकी एक संस्था है और ये भरतपुर में ज्ञानोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं, रन करते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हज़ारों बच्चे उसमें अध्ययनरत हैं। हमारे साथ राजन कुमार गर्ग भी हैं, जो जिला स्तरीय जो अपना जो संस्था है इनकी स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो संस्था है, उसके भरतपुर ज़िले के ये कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं और ये भी एकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल रन करते हैं। समस्याएं इनके सामने भी आती हैं। बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, ये भी चाहते हैं कि फ्री एजुकेशन मिले, लेकिन समस्याएं आती हैं। एक फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक फ्री एजुकेशन के लिए सरकार ने ये व्यवस्था की थी और उसके अलावा पीपी3 में भी एक व्यवस्था की गई थी। इन दोनों में क्या अंतर है, पीपी3 क्या है, 1 से 8 तक के फ्री एजुकेशन के लिए जो आरटीई जो एक्ट है वो क्या है, इस पर डिस्कशन के लिए हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सर, आप ये बताइए कि कल निर्णय लिया गया, आज लॉटरी खुलनी थी, बच्चों का आज मालूम पड़ जाता कि किस किस को एडमिशन मिला है जी। लेकिन आज ये कार्रवाई नहीं हो सकी। शायद मेरे ख्याल से जयपुर में शिक्षा परिषद में ये आज लॉटरी खुलनी थी और वहाँ नहीं खुल सकी और इसको पोस्टपोन कर दिया गया, आगे डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन होंगे, 13 को लॉटरी खुलेगी। मामला क्या है? सबसे पहले तो मैं भट्ट जी आपका और आपके चैनल इंडिया न्यूज़ और इसका मैं बहुत बहुत स्वागत और आभारी हूँ कि हमें सुनने के लिए और आपने यहाँ बुलाया। और मैं सारे जो चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। देखिए भट्ट जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। ये आरटीई है क्या? राइट टू एजुकेशन। ये जो गरीब बच्चे हैं इसमें 2 श्रेणी आती है, एक असुविधाग्रस्त और एक दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त वर्ग में कि एक तो ये जो SC ST और इनके जो बच्चे होते हैं OBC, उन बच्चों को प्रवेश दिया जाता है, तो उनके सर्टिफिकेट लेकर के इनको प्रवेश दे दिया जाता है। और एक वर्ग आता है कि जिसकी 2.5 लाख रुपए से कम इनकम है, उन बच्चों के जो आर्थिक रूप से जो 2.5 लाख रुपए से कम सालाना कमाते हैं, उनके आय प्रमाण पत्र के आधार पर वो 25% सीटों में ये भाग ले सकते हैं बच्चे। 2009 से आरटीई एक्ट आया था, लेकिन 2009 में असमंजस में था, नहीं चल पाया, सभी राज्यों में नहीं हो पाया। 2010 में आया तो एक्चुअली जो रेगुलर चला 2012 से राजस्थान में चला। केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो ये आरटीई एक्ट चला। शुरू में एक्ट में कुछ विसंगतियां थी, ना तो
इनको राज्य सरकार द्वारा पूरी क्लियर की गई। आनन फानन इनके फॉर्म भरवाए गए और पोर्टल पर जो अपडेशन किया उसमें ना तो कहीं बुक्सों का कोई कॉलम था, ना जो बच्चा, बहुत सारे बच्चे हमारे बाहर से आते हैं, व्हीकलों से आते हैं, ना उनका कोई किसी तरह का कॉलम था। मतलब उनको आवागमन के लिए जो भी सुविधाएं देनी होनी थी वो नहीं, कोई दिया नहीं था। कोई उसमें विकल्प नहीं था भरने के लिए। उन्होंने जो फॉर्मेट भरवाए गए थे, तो केवल फीस का विवरण था उसके अंदर कि स्कूल कितनी फीस लेता है। तो स्कूलों ने क्या हुआ कि वो फीसें अपनी-अपनी भर दी। जैसे मान लो कोई पहली क्लास का बच्चा 6,000 रुपए सालाना है, तो केवल उन्होंने फीस भरी। अब स्कूल फीस के अलावा भी स्कूलों में और भी फीस होती है। स्पोर्ट्स की फीस होती है, या गेम्स की होती है, या बच्चे की और साइंस की होती है। बहुत सारे लैबों मतलब ये की, केवल ट्यूशन फीस के केवल लिए। ट्यूशन फीस के लिए इन्होंने वो पोर्टल भरवा लिया और उसी फीस को ये आधार मान करके इन्होंने ये पेमेंट करते गए हैं अब तक भी। ना बीच में इन्होंने कोई उसका अपडेशन किया। तो नंबर एक तो ये है कि इसमें ये विसंगति है। अभी बुक्सों के लिए 112 रुपए पिछले 2021-22 में जो आए हैं, 112 रुपए में 2 नोटबुक आती है। मतलब एक बच्चे के लिए 112 रुपए दिए जाते हैं, बुक्सों के जैसे लिए। बुक्सों के लिए, जिसमें केवल 2 नोटबुक तक ही आ सकती हैं। बस इसलिए आ सकती मतलब है, जबकि इनका है बुक्स देनी है। अब उसमें अभिभावक और जो स्कूल के बीच एक गैप, एक खाई पैदा हो जाती है। या तो बुक्स दो, तो पे स्कूल तो बुक्स देगा कहाँ से? 112 रुपए या तो उनको नकद दे देते हैं, तो वो नकद लेने के लिए नहीं ले पाते हैं, बल्कि हमें तो बुक्स दो। और बुक से आप जानते हैं कि आज की महँगाई में 112 रुपए में तो 2 ही नोटबुक आएँगी। तो ये बच्चों के साथ ये मतलब ठगी सी हो रही है। तो इसमें गैप भी पेरेंट्स और स्कूलों के बीच में आ जाता है। ऐसे ही बच्चे कुछ ड्रेस का है, जब तमाम आंदोलन आपने किए थे, आपके एसोसिएशन ने आंदोलन भी बहुत किए थे इस मैटर को लेके, कई बार आंदोलन हुए हैं। कोई ऐसा निष्कर्ष उस समय निकला था क्या? क्योंकि आंदोलन को समाप्त हुआ, आंदोलन पोस्टपोन किए गए, तो कहीं न कहीं कोई राहत वाली बात रही होगी। सर हमने 50 आंदोलन राजस्थान में किए हैं और अभी 12 मार्च को ही यहाँ भरतपुर में भी हमने संभाग स्तर का आंदोलन किया, जिसमें 8 से 7 हज़ार व्यक्ति थे। भुगतान को लेकर किया है कि भुगतान काफ़ी समय से, हमें कई सालों से भुगतान नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि जब चलो ये जो सारी विसंगतियाँ हैं, ड्रेस भी, पोशाक भी सारी बच्चों को मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये सरकार, कोई सी भी सरकार नहीं सुन रही। पहले वो थी, फिर बीजेपी सरकार आई हमारी 2014 में, तब भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं। वही उसी डर्रे पे ये चल रहे हैं, कोई नया उसमें संशोधन नहीं हुआ। पिछले साल के मुकाबले करीब 2,57,000 कम स्टूडेंट इस बार आवेदन कर पाए थे। उसकी वजह क्या रही? उसका सबसे बड़ा कारण है सर कि एक तो जो इन्होंने जो उम्र का जो इन्होंने जो किया, पहले बच्चे की जो पहली क्लास में प्रवेश लेने की जो उम्र थी वो 5 से 7 वर्ष के बीच की थी। जबकि इस साल इन्होंने क्या किया, बच्चे की उम्र कम से कम 6 वर्ष और मैक्सिमम 7 वर्ष होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा जो कारण है बच्चों का प्रवेश न होने का, ये 1 साल का इन्होंने जो गैप दिया वो है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों में बच्चे की पहली क्लास में प्रवेश होने की जो उम्र वो 5 वर्ष है। तो इससे करीब 5.5 लाख के सर, भरतपुर में करीब 900 प्राइवेट स्कूल हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। 900 प्राइवेट स्कूलों में इस बार कितना प्रतिशत ये मान लें कि अब कम आवेदन प्राप्त हुआ था? क्योंकि जो टोटल राजस्थान की बात अगर हम करें तो करीब 2.5 लाख आवेदन कम आए थे इस बार। पिछली 5 लाख समथिंग के तुलना में इस बार 2 लाख समथिंग आए हैं। तो इसका वजह क्या रही है? इस बार जो आरटी के अंदर जो आवेदन फॉर्म कम आने का सबसे बड़ा जो कारण हम जो मानते हैं कि पहले इस साल से पहले जो आवेदन फॉर्म में बच्चे की जो उम्र जो होती थी पहली क्लास के अंदर, वो कम से कम 5 वर्ष और मैक्सिमम 7 वर्ष। तो कहने का मतलब क्या है कि 5 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक के बच्चों को अपन पहली क्लास में प्रवेश दे सकते थे। इस साल हमारी सरकार ने क्या किया है कि वो कम से कम बच्चे की उम्र 6 साल और मैक्सिमम 7 साल। तो इसके सबसे बड़ा जो कारण है आवेदन फॉर्म कम आने का, ये उम्र वाला फैक्टर है। नहीं, 1 साल का एक्सटेंड भी कर दिया मेरे ख्याल से अभी वो कोई 3 महीने की, वो भी क्या, पहले 31 जुलाई इन्होंने डेट 31 जुलाई थी, अब 1 अप्रैल कर 1 अप्रैल कर तो दिया, 2 बस महीने इतना। 3 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, आरटी के अंदर जो 2.5 लाख से कम आय वाले जो उन बच्चों को अपन जो प्रवेश देते हैं, जो बच्चे, जो पेरेंट्स उसका आय प्रमाण पत्र बनवा के जो लेके आते हैं। अब तक तो क्या होता था, मेरी आय खूब बढ़िया है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, मेरे पास गाड़ी भी है और मकान भी है, और मैं 2.5 लाख से कम आय का प्रमाण बनवा के लाता था, फर्जी जो भी जैसे बनता है, और मैं बच्चे का अपना एडमिशन करा देता था। इस बार से गवर्नमेंट ने एक 4 पेज का फॉर्मेट किया हुआ है कि उस तरीके से वो आप आय प्रमाण पत्र बनवा के लाइए, इससे कि फर्जीवाड़ा कम हो। एक उसका भी अपन थोड़ा सा इसमें अपन
मान सकते हैं कि ये आवेदन कम आने का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हो इसलिए गवर्नमेंट ने आपकी सख्ती की है इस वजह से। ये इस सब पे- सबसे उसका रिजल्ट आया है ये उसका तो। रिजल्ट आया। सबसे बड़ा जो मेन कारण जो मानते हैं वो उम्र वाला है। अच्छा, मेन कारण उम्र वाला है और वैसे अब सख्ती जो की गई है कि फर्जी काम ना हो इसलिए ये कुछ कम रिजल्ट आया है। तो कम क्या, काफी कम आ गया, ये तो 50% के करीब नहीं, आ सबसे बड़ा मैंने मेन कारण बताया उम्र वाला फैक्टर है इसके हम्म। अंदर। जहाँ पहले अपन एक 5 वर्ष के बच्चे को अपन उसमें एडमिशन कराते थे, अब बच्चे को 6 वर्ष की उम्र में अपन एडमिशन दे रहे हैं। हम्म। और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बच्चे की जो पहली क्लास में जो प्रवेश की जो उम्र है वो 5 वर्ष तो है। ये विसंगति क्यों सेंट्रल और स्टेट में, जब आरटीआई एक्ट तो एक ही है ना देश में, फिर उसके अलग है, ये अलग अलग क्यों सिस्टम क्यों किया? अब ये तो देखो गवर्नमेंट के आपस की वो है, इसको कहा भी गया है, पेपर में भी आया हुआ है खूब कि आपके यहाँ उम्र आप 6 साल करो जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 वर्ष की है। ये ऐसी विसंगति क्यों है? कि ऐसी विसंगति के लिए आप क्या मानते हैं, क्यों विसंगति है स्टेट और सेंट्रल के बीच में? देखिए सर, अब मैं शायद मानता हूँ कि दोनों स्टेटों में बीजेपी सरकार है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आरटी एक्टों में जो विसंगतियाँ हैं उन पे इनको संशोधन करना चाहिए। विसंगतियाँ तो बहुत लंबे समय से चल रही हैं और काफ़ी विसंगतियाँ हैं, एक नहीं है, काफ़ी विसंगतियाँ इसके अंदर है। अभी बच्चियों के लिए 9 से 12 इंदिरा शक्ति योजना, उसका इन्होंने पोर्टल खोल दिया और जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन उसका पेमेंट आज तक नहीं आया है। बच्चों के खाते में आना होता है, वो पेरेंट्स के खाते में आना होता है। तो इनको ये अच्छा, आप विसंगतियां और भी बता रहे थे, और भी प्रॉब्लम बता रहे थे कि आरटी एक्ट के तहत एडमिशन, ट्यूशन फीस में तो अपन एडमिशन के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऐड दे देती है, आपको पैसा दे देती है प्राइवेट स्कूल्स को। बाकी का और जो खर्चे होते हैं उन पर कोई वो नहीं है, उनकी तरफ से कोई भी पेमेंट नहीं किया जाता, वो सारी लायबिलिटी प्राइवेट स्कूल्स पर रहती है। और 25% का मामला होता है, ये टोटल का 25% है, तो काफी बड़ा अमाउंट बन जाता होगा। हाँ बिल्कुल भट्ट जी, इसमें सरकार को संशोधन भी ये करना चाहिए कि वास्तव में आरटी एक्ट जो कानून है वो लागू किया गया है, प्रॉपर उसका सुविधा इन गरीब बच्चों को मिलना चाहिए। जबकि उसका पूरा प्रॉपर ये है कि ना तो उनको, बच्चे दूर दूर जाते हैं, ना पोशाक का मिलता है, ना उनको व्हीकल का कोई कन्वेंस मिलता है, ना स्कूल की प्रॉपर फीस मिल पाती है, ना बच्चों की। नहीं, अपन क्या मानते हैं, आरटी एक्ट में ही, अगर आपने अध्ययन किया हो तो आरटी एक्ट में ही ये प्रॉब्लम है, या एक्ट में तो ये सारी चीजें इंक्लूड हैं, ये सारी सहायता इंक्लूड है और ये गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं करा रही? एक्ट में प्रत्येक कानून की प्रत्येक धारा में स्पष्ट खोला गया है, उसमें कहीं कोई ऐसा गूढ़ शब्द भी नहीं दिया है जो समझ में नहीं आए, वो तो क्लियर है। बट नहीं कर सकते अपन। हाँ, लेकिन सरकार बहुत सारी गलियां अब ना देने के उसमें निकाल लेती हैं। अभी PP3 की बात करता हूं मैं। अभी इन्होंने एडमिशन की जो दी थी PP3, PP4, PP5 और फर्स्ट। PP3 में पिछली बार जो एज फैक्टर था वो 3 से 4 था, 4 में 4 से 5 था, उसमें 4 से 5 था, और जो फर्स्ट क्लास थी उसमें 5 से 7 साल की उम्र के बच्चे प्रवेश देते थे। अभी इन्होंने क्या किया कि पहले से बढ़िया पेमेंट भी आ रहा था, अभी 2 साल पहले इन्होंने, जो कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने साफ मना कर दिया, एडमिशन दिला दिए, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और इन्होंने साफ पेमेंट देने से साफ मना कर दिया कि PP3, PP4, PP5 का हम पेमेंट नहीं देंगे, टोटल पेमेंट ही नहीं देंगे। नहीं देंगे। बच्चा जब पहली क्लास में आएगा तब हम पेमेंट देंगे, उसके बाद फिर हम, जब ये सारी पीड़ा, बहुत सारे स्कूलों की पीड़ा थी, जब 3-3 साल बच्चों को फ्री पढ़ा दिया, अब पेरेंट्स से तो पैसा मांग नहीं सकते, मांगे तो वही पेरेंट्स और स्कूल के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। तो उसके लिए हम कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी फैसले में अपने में कहा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, राइट टू एजुकेशन के अंदर प्रवेश दिलाते हैं तो पेमेंट करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। जबकि राजस्थान गवर्नमेंट ने ये कहकर के कि नहीं, हमें केंद्र सरकार पेमेंट नहीं देती है, जबकि केंद्र सरकार से बाकायदा पेमेंट, केंद्र सरकार की तरफ से तो पूरा पेमेंट आता है। 65% इसका भुगतान केंद्र सरकार करती है, 35%। वो फर्स्ट में ही टाइम फ्रेम के हिसाब से कर देती है। जबकि राजस्थान सरकार का आरटीए एक्ट में एक टाइम फ्रेम बना हुआ है, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि 10 जो अप्रैल है उसको लॉटरी 13 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी, आवेदन की 10 है, इसी हिसाब से सारा टाइम फ्रेम बना हुआ है। हम जो स्कूलों को जो भुगतान करने का भी एक टाइम फ्रेम है कि 6-6 महीने में इनको 2 किस्त देनी होती है, एक किस्त सितंबर माह में और दूसरी किस्त मार्च तक कंपलसरी सरकार को देनी होती है स्कूलों को। जबकि मैं इसकी भुगतान की बात करूं कि अभी तक पिछली साल का एक भी किस्त नहीं आई है। ये सत्र आज समाप्त हो गया, 1 मई से दूसरा सत्र शुरू हो गया, इस सत्र की भी एक भी किस्त नहीं अभी तक स्कूलों में आई है। उसके बाद में 2019-20 से 21-22 से कोरोना काल तक का पैसा पड़ा हुआ है। आपने काफी आंदोलन किए हैं, आप क्या मानते हैं कि आपको अब इस समय सरकार से क्या आपकी गुजारिश है, सरकार से क्या आपकी मांग है कि जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, जो 25% जो गरीब लोग हैं,
जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जिनको वास्तव में शिक्षा की बच्चों को आवश्यकता है, उनको निःशुल्क शिक्षा प्राइवेट स्कूल दे सकें और दे सकें ही नहीं, एक ढंग से शिक्षा दे सकें, जो शिक्षा का स्तर जो होता है, एक तो फ़ॉर्मेलिटी होती है और एक वास्तव में शिक्षा देना। क्योंकि अगर पेमेंट मिलेगा तो भाई पेमेंट को आपको भी तो कहीं न कहीं खर्चा करना पड़ता है, जो आपके स्कूल्स में भी काफ़ी संसाधन का ऊपर खर्चा होता है। तो निश्चित रूप से क्या आपकी डिमांड है जो गवर्नमेंट से आपकी? देखिए सर, मैं तो राजस्थान सरकार से, अभी सरकार बदली है और राजस्थान के सरकार के नए मुखिया श्री भजनलाल जी से ये आशा करते हैं कि हमारे नए मुख्यमंत्री, और वैसे तो मैं भी भरतपुर से ही आता हूँ, मैं तो बहुत बड़ी आशा इनसे करता हूँ और अच्छे भी हैं, हर चीज़ पर बड़ी बारीकी से मंथन करते हैं। वो ज़रूर इस आरटी एक्ट का पूरा जो विसंगतियाँ हैं उनमें संशोधन कराएंगे और शिक्षा विभाग पे भी थोड़ा सा जो उनकी लापरवाही चल रही है, टाइम फ्रेम के हिसाब से पेमेंट नहीं देना या जो बुक्सों का भुगतान बहुत ना के बराबर देना और समय पर ये सारे काम नहीं होना, तो मुझे लगता है कि हमारे जो निश्चित मुखिया रूप हैं, से आपको आशा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहीं न कहीं अब इस पर पूरे मामले पर ज़रूर गौर करेंगे। सर, ये एक बात और मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अब जो लॉटरी निकलेगी, लॉटरी निकलने के बाद लोगों को जो पेरेंट्स हैं, उनको कैसे मालूम पड़ेगा उनके बच्चों का एडमिशन हो गया? एसएसओ आईडी एक तो क्रिएट करना है, एसएसओ आईडी के थ्रू भी अपन देख सकते हैं और एक आपका स्कूल का कोई पोर्टल भी है कोई जिसमें देख सकते पीएसपी हैं? पोर्टल है। पीएसपी पोर्टल पर आप जिस बच्चे का जैसे जो लॉटरी क्रमांक होता है, वो सारे बच्चों की लिस्ट उन्होंने एक पेरेंट्स 5 स्कूलों का चयन करता है। अच्छा। 5 स्कूलों में चयन करने के बाद वो फर्स्ट रिपोर्टिंग करेगा कि उसको पहली रिपोर्टिंग कौन से स्कूल का करनी है। हुँ। पहली रिपोर्टिंग जो इस स्कूल का चयन कर देगा, उसके बाद उसके हिसाब से उसकी लिस्ट निकल के आ जाएगी ऑनलाइन पोर्टल पर। हुँ। अब मान लीजिए कि आपके बच्चे का नंबर है 10 और मेरे बच्चे का नंबर है मान लीजिए 5, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी मैं 5 नंबर वाले को दूँगा। 5 नंबर वाला। यदि मैं 5 नंबर वाला पेरेंट्स यदि आपके स्कूल में यदि एडमिशन नहीं लेना चाहता है, तो वो ऑनलाइन पहले नो करेगा। अच्छा, जी। नो करने के बाद मेरा नंबर कट हो जाएगा। तो ऑनलाइन किस पोर्टल पर नो करेगा? पीएसपी पोर्टल पर अच्छा, पीएस ई मित्र के द्वारा करेगा। अच्छा, ई-मित्र के द्वारा करना पड़ेगा, वो अपने मोबाइल से नहीं कर सकता क्या? मोबाइल से नहीं कर, ई मित्र के द्वारा करेगा। मैसेज पहुंच जाएगा। क्या? पेरेंट्स के पास उस जब लॉटरी निकलेगी तो बच्चे का मैसेज पहुंच जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा। आपका लॉटरी के तहत चयन हुआ है। अब वो वहाँ ई मित्र पे जाकर के अपना जो फॉर्म नंबर होता है उससे ई मित्र पे जाके उसका क्रमांक चेक करके और वो स्कूल में डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं। जमा करने के बाद में जैसे ही प्रायोरिटी पे पहले नंबर वाला मान लो नहीं आता है स्कूल में, तो दूसरे नंबर, दूसरा भी नहीं आता है तो तीसरा नंबर 1 नंबर पर आ जाएगा। इस तरह से लॉटरी के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से चलते हैं और उनका प्रवेश होता तो ये थे हमारे साथ जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष थे हरवान सिंह जी कुंतल साहब, और राजन सिंह जी जो थे ट्रेजरर थे भरतपुर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है भरतपुर जिले का, उसके कोषाध्यक्ष थे। एक बात और दोनों कहना स्कूल, चाहूंगा। हाँ बताएं क्या कहना चाहेंगे? ये एडमिशन जो आवेदन फॉर्म जो कम आने का एक तीसरा एक सबसे बड़ा कारण और है। अब तक तो गवर्नमेंट ने 4 क्लासेस खोल रखी थी, PP3, PP4 और PP5 और PP6। तो इन्होंने इस साल से गवर्नमेंट ने केवल 2 एंटी क्लासेस में एडमिशन दे रही है, केवल माल ओनली PP3 और PP6 के अंदर। अच्छा अच्छा। ये 2 रीजन सबसे बड़े मेन है। एक तो सबसे बड़ा है एज फैक्टर, और दूसरा जो सबसे बड़ा जो आवेदन फॉर्म कम आने का कारण है वो एंटी लेवल कक्षाओं को कम करना। नहीं, तो ये तो आपके लिए फायदेमंद हुआ क्योंकि PP3 PP4 में आपको पेमेंट तो टोटली मना कर दिया है उन्होंने, पेमेंट मिला ही नहीं। लेकिन जो आपका जो सवाल था कि आवेदन नहीं, फॉर्म, आपके हिसाब से तो फायदेमंद रहा। हमारे हिसाब से तो कोई फायदा नहीं, हमें तो बच्चे पढ़ाने। अच्छा, बच्चे पढ़ाने। क्लास में आ जाओ। नहीं, आप जैसे बता रहे थे PP3 PP4 PP5 PP6 के लिए, मतलब PP3 के लिए मना कर दिया था ना पेमेंट के लिए, टोटल पेमेंट नहीं मिलेगा बिल्कुल आपको, और केवल आरटीआई के तहत जो अपन को 1 से 6 तक के जो थे, 1 to 8 तक, तो उसके उस स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस मिलेगी और ये टोटल फ्री रहेगा। अगर 2 कम किया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको सहायता की गई है। हमें सहायता नहीं दी, ये बच्चों का लॉस किया गया हमारे हिसाब से। अच्छा, आपके हिसाब से बच्चों को लॉस किया था। तो आप ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो जो प्रदेश की है, चाहे वो भरतपुर जिले की है, ये भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को भी लॉस हो रहा है। इस बार जो आवेदन कम आए हैं, तो आवेदन का नाम कम आने की वजह से ये भी है PP3 और PP4 नहीं, PP4 और PP5 को हाँ वहाँ से हटा दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो इस जो योजना है या इस एक्ट से बाहर कर दिया गया है इस पूरे मामले से, इसलिए जो आवेदन कम आए हैं। और उसके अलावा एज फैक्टर जो था उसकी वजह से भी करीब 50% का ये अंतर पड़ा है। हालांकि अब ये बढ़ा दी गई है, डेट बढ़ा दी गई है,
तो निश्चित रूप से डेट एक्सटेंड करने में भी कुछ और बच्चे इसमें इसका कुछ बच्चे जो रह गए हैं, करीब 1 लाख के करीब जो उसमें बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनको ये इन्होंने जो एज में भी जो थोड़ा-सा वो दिया है। बच्चे आएँगे, लेकिन जो लॉन्ग टाइम है, वो इन्होंने उस डेट में निकाल दिया। अब इन्होंने 10 दिन है, इनको ज़्यादा समय देना चाहिए। इनको उतना ही समय देना चाहिए दोबारा से कि जो 1 डेढ़ महीने का जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रवेश हाँ, तो लें। तमाम हमारे व्यूअर्स जो हैं, ऐसे व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लगातार जो ये जो आरटीई जो एक्ट है, इसके तहत जो इस योजना का लाभ आप लोग ले रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपको क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है, कौन-कौन सी समस्याएँ आपके सामने आई हैं। स्कूल जो प्रशासन होता है, जो स्कूल का प्रबंधन होता है, वो आपको कितनी सहायता करता है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहायता मिलती है और स्कूल प्रशासन की तरफ से आपको क्या कुछ दिया जाता है या टोटली स्कूल प्रशासन की भी कहीं न कहीं लापरवाही होती है? जो भी हो, अगर स्कूल प्रशासन आपका पूरा सहयोग करता है और सरकार की तरफ से जो चीज़ दी जाती है, जो सुविधाएँ मुहैया कराई गई हैं इस एक्ट के तहत अगर वो आपको पूरी मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये अभी मामला बढ़ा है, अभी 10 दिन दिए गए हैं, 10 मई तक का ये मामला है और 13 मई को लॉटरी निकलेगी। तब तक हम एक बार फिर आपके सामने आएँगे, तब तक और भी कहीं हो सकता है कि राज्य सरकार इस मामले में कोई नया डिसीजन ले और कोई ऐसा अमेंडमेंट्स करे, एक्ट में अमेंडमेंट्स करे, सेंट्रल में या इसमें या फौरी तौर पर कोई भी ऐसी योजना इसमें जोड़ी जाए, जिससे कि बच्चों को अधिकाधिक लाभ मिल सके। तो तमाम बातों पर चर्चा के लिए हम दोबारा भी एक बार फिर बैठेंगे, क्योंकि राजस्थान को डील कर रहे हैं हमारे हरमान सिंह जी, तो निश्चित रूप से इनको भी और ये भरतपुर ज़िले को कहीं न कहीं देख रहे हैं, तो दोनों को एक बार फिर बुलाएँगे, बात करेंगे और तमाम समस्याएँ जो स्कूल से संबंधित तमाम समस्याएँ होती हैं, क्योंकि जो गार्जियन होते हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत सिंसियर होते हैं और सिंसियरिटी के साथ-साथ उनको बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। शिकायतें गार्जियंस की भी होती हैं और शिकायतें स्कूल्स प्रशासन की भी होती हैं। तो तमाम बातों पर चर्चा के लिए एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप एक तो कमेंट्स करते रहिएगा, हमारे इस चैनल को लगातार देखते रहिएगा और फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में पधारे। नमस्कार।